मानवीय विकास और आत्मज्ञान। मनुष्य के मानसिक विकास का अर्थ बुद्धि की वृद्धि, क्रिया करने की क्षमता का आना और भावों का विस्तीर्ण होना है। बालक में किसी घटना के विभिन्न पहलुओं पर सोचने की शक्ति नहीं होती। वह आगे पीछे की बात नहीं सोच सकता और उसमें किसी वस्तु के अनेक प्रकार के संबंधों पर सोचने की शक्ति भी नहीं होती। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता है, उसकी विचार शक्ति बढ़ती है। पशु की विचार शक्ति सीमित होती है और मनुष्य की असीम। विचार की श्रेष्ठता के कारण ही मनुष्य पृथ्वी के अन्य प्राणियों का स्वामी बन जाता है। विचार की सहायता से वह जड़ प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है और विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को अपने काम में लाता है। जिन व्यक्ति की विचार शक्ति जितनी अधिक होती है, उसमें दूसरे लोगों पर प्रभाव जमाने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। संसार के विचारवान पुरुष विचार में पिछड़े हुए लोगों पर शासन करते हैं। अतएव विचार की वृद्धि होना मानसिक विकास का द्योतक है। मानसिक विकास की दूसरी परख मनुष्य में कार्य क्षमता की वृद्धि है। कितने ही लोगों में विद्या अध्ययन की और सोच सकने की शक्ति अधिक होती है, परंतु उनमें कार्य क्षमता बहुत कम रहती है। भारतवर्ष की आधुनिक शिक्षा प्रणाली का कोई व्यापक दोष यदि दृष्टिगोचर होता है, तो वह हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोगों में कार्य कुशलता के अभाव का। जब देहात का बालक थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, तो वे कुशलता पूर्वक अपने घर का काम न करके नौकरी की खोज में लग जाते हैं। विद्याध्ययन मनुष्य में ऐच्छिक शिथिलता उत्पन्न करता है। दूसरे लोगों के विचार बार बार मस्तिष्क में जाने से मनुष्य की मौलिक चिंतन शक्ति में कमी हो जाती है। मौलिक चिंतन वह है जो दूसरों के विचारों पर आधारित न होकर अपने अनुभव पर आधारित रहता है, जिसका उद्देश्य जीवन की किसी विशेष प्रकार की समस्या का हल करना होता है। विचार के लिए विचार करना मनुष्य को निकम्मा बनाना है। पोथी पंडित किसी सिद्धांत का अभ्यास करने में प्रवीण होते हैं, परंतु जब उन्हें कोई व्यवहारिक समस्या हल करनी पड़ती है तो वे निकम्मे सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य पुस्तक में लिखे विचारों के बारे में अधिक सोचता है, उसे अपनी इच्छा शक्ति को काम में लाने का अवसर नहीं मिलता। इस तरह अनुपयोग से उसकी इच्छा शक्ति दुर्बल हो जाती है। इच्छा शक्ति का बल विचार से नहीं बढ़ता है। मनुष्य की प्रत्येक प्रकार की मानसिक शक्ति का बल उसके उपयोग से बढ़ता है और अनुपयोग से घट जाता है। इच्छा शक्ति के विषय में भी यही बात सही है। कई मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि मनुष्य के जीवन का प्रधान तत्व क्रिया है, न कि विचार। मनुष्य के जीवन में क्रिया के अधीन विचार रहता है। जो विचार क्रिया में उपयोगी सिद्ध नहीं होता, वह व्यर्थ है। जैसे जैसे मनुष्य की कार्य क्षमता विकसित होती है, उसकी चिंतन शक्ति का विकास भी होता है। जब तक मनुष्य के सामने कोई जटिल व्यवहारिक समस्या नहीं आती, तब तक उसे गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती। अतएव मनुष्य के विचार का विकास उसकी कार्य क्षमता के साथ साथ ही होता है। ऊपर कहे गए दो प्रकार के विकास से मनुष्य बाह्य प्रकृति को जानता है और उसको अपने अधिकार में लाने में सफल होता है, परंतु इस तरह के विकास से मनुष्य न तो अपने आप को जान पाता है और न अपने स्वत्व को विस्तीर्ण कर पाता है। मनुष्य के मानसिक विकास का अंतिम लक्ष्य उसका आत्मज्ञान बढ़ाना है और उसके स्वत्व को विस्तीर्ण करना है। जिस मनुष्य के भावों का विकास नहीं होता, उसकी इच्छाएं निम्न स्तर की रहती हैं। भाव ही आनंद का स्रोत है। इच्छाओं का जन्म आनंद की चाह से होता है। जिस व्यक्ति के भाव परिष्कृत नहीं होते, उसकी इच्छाएं भी परिष्कृत नहीं होती। कितने ही लोग विचार में तो बड़े ही बढ़े चढ़े रहते हैं, परंतु भावों में वे बच्चे ही बने रहते हैं, अर्थात उनका आनंद उन बातों में रहता है जो बच्चों को प्रिय है। इस प्रकार के भावात्मक चिंतन से मुक्त करना सर्वोत्तम शिक्षा का उद्देश्य है। विचार और क्रिया मनुष्य के चेतन मन की वस्तु है, परंतु उसके भावों का उद्गम स्थान उसका अचेतन मन है। इसलिए विचार और क्रियाओं को उन्नत कर लेना भावों की उन्नति करने की अपेक्षा सरल है, परंतु भाव मनुष्य के गंभीरतम मन की वस्तु है। वह उसके स्वरूप को जितना प्रदर्शित करता है, उतना विचार और क्रिया नहीं प्रकट करते। उपनिषद में कहा गया है कि रसो वैसः,
अर्थात आत्मा का स्वरूप रस है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। आत्मा की आनंद अर्थात रस से इतनी घनिष्ठ तादात्म्यता से प्रत्यक्ष है कि मनुष्य का गंभीर स्वत्व भावमय है। आधुनिक मनोविज्ञान भावों को अचेतन मन की वस्तु बताता है। भाव अंतर अनुभूति की वस्तु है। मनुष्य के अधिक दुख विचार की गड़बड़ी के कारण नहीं होते, वरन भावों की गड़बड़ी के कारण होते हैं। जब मनुष्य के भावों और विचारों में विरोध होता है तो मनुष्य पागल बन जाता है। जिस मनुष्य के भाव सुधर जाते हैं उसकी कल्पनाएं अपने आप भली हो जाती हैं और वह सहज में ही भले काम करने लग जाता है। अतएव मानसिक विकास का सर्वोच्च लक्ष्य मनुष्य के भावों को शुद्ध और व्यापक बनाना है। जिस मनुष्य के भाव विकसित नहीं होते वह सदा दुखी रहता है, चाहे वह कितना ही विचारवान और क्रियावान क्यों न हो। पहले पहले मनुष्य के भाव अपने आप पर ही केंद्रित रहते थे, फिर वे अपने मित्रों पर, प्रेयसी पर, परिवार पर और परिवार के हित चिंतकों पर अवलंबित होते जाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य के भाव विकसित होते जाते हैं उसका संसार में पारिवारिक संबंध बढ़ता जाता है। सच्चा महात्मा संसार के सभी लोगों को उसी प्रकार प्यार करता है जिस प्रकार वह अपने संबंधियों को प्यार करता है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संसार के महापुरुषों के लिए संसार का कोई भी प्राणी अपने कुटुंबी के समान ही है। ऐसा व्यक्ति सभी लोगों को एक ही दृष्टि से देखता है। उसके जीवन का लक्ष्य अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति करना नहीं होता, वरन दूसरों के कल्याण करना और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 3 लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करने की मुझे इच्छा हो, परंतु तिस पर भी मैं हर समय काम में लगा रहता हूँ। मेरे काम का उद्देश्य लोक संग्रह और लोक कल्याण रहता है। महान पुरुष इसलिए भी काम करते हैं कि जिससे उनको देखकर दूसरे लोग उसी प्रकार के काम में लग जाएं और इसी प्रकार काम में लगकर वे आत्म विकास करें। जो लोग सबके हित में अपना हित देखते हैं और जो लोग कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं उनको किसी प्रकार का मोह अथवा शोक नहीं होता। वे मृत्यु से नहीं डरते, वे सदा आनंद की ही स्थिति में रहते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवाभिजानत् तत्र को मोह कः शोक एकत्व मनुपश्यति। मानसिक विकास का अंतिम लक्ष्य अपने आप को उस महान तत्व से मिलाना है जिससे सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, जिसमें वे रहते हैं और जिसमें अंत में मिल जाते हैं। सभी नदियाँ सागर से अपना जल अर्थात जीवन प्राप्त करती हैं, सागर की ही ओर प्रगति करती हैं और सागर में ही समाप्त हो जाती हैं। जब मनुष्य अपने व्यक्तित्व को समाज रूपी सागर में विलीन करने का लक्ष्य बना लेता है, जब वह समाज के सुख में अपने सुख को देखने लगता है और जब उसके सभी विचार और क्रियाओं का लक्ष्य समाज का हित बढ़ाना होता है, तभी हम उसे सुविकसित व्यक्तित्व का मानव कह सकते हैं। संसार की अच्छी से अच्छी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य ऐसे ही सुविकसित व्यक्तित्व का निर्माण करना है। अखंड ज्योति, नवंबर 1958, पृष्ठ संख्या 14, 15, 16। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।